अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से, और इस हवाले से हमने पहले भी आपको अपडेट किया। चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि अभी तक कोई हतमी जो है वो बताया नहीं जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है। तुर्की के सदर ने भी यही बात की तुर्किया के कि अभी तक लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है, इमारतें जो हैं वो मखदूश हालत में हैं और मलबे से लोगों को निकालने का रेस्क्यू का अमल जारी है। अभी तक हम एग्जैक्ट जो सिचुएशन है, जो नुकसानात माली तौर पर हुए हैं या जानी नुकसानात हुए हैं, उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल तक की जो हमारे पास इत्तलात हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि तुर्किया और शाम में इस वक्त जितने लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 9,000 तक पहुंच गई है। ये बहुत ज़्यादा तादाद है और बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या है, बहुत बड़ा सानिया है। पाकिस्तान ने फ़ौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया है और हमने कल हमने बात की थी कि 2 जहाज़ जो है वो रवाना कर दिए गए फ़ौरी तौर पर तुर्किया, इमदादी सामान लेकर, और कुछ रेस्क्यू टीम्स भी हमने भेजी हैं और जो इमदादी सारे जो काम हैं उसमें हेल्प आउट कर सकेंगे वहाँ के लोगों को। तो पाकिस्तान अपने तईं जो कर सकता है वो हो रहा है। कल भी कैबिनेट का जब इजलास हुआ तो उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक फ़्लड रिलीफ जो फ़ंड है वो कायम कर दिया है और मुखय्यर हज़रात से उन्होंने अपील भी की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डोनेशन जो है वो जमा करवाएं। तमाम कैबिनेट ने अपनी जो है 1 माह की तनख्वाह भी है इसमें वो दे रहे हैं उसमें, और इसके अलावा ग्रेड 22 तक के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी तनख्वाह जो है वो डोनेट कर रहे हैं। इसके अंदर जितनी कोशिशें हो सकती थी वो कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब का पहले ये इरादा भी था कि वो तुर्किया जाएंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पर अभी सारी रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है, तो इस वजह से वो फ़िलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। और इस दुख की घड़ी में, इस गम की घड़ी में हम अपने दोस्त ममालिक के साथ हैं, ख़ास तौर पर तुर्किया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो बड़े तारीख़ी नौइयत के हैं। इसके हवाले से हम बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब। डॉक्टर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा वाया स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफ़ीक अहमद कुरैशी साहब। आप सीनियर सहाफ़ी हैं तुर्किया में, चूँकि ये वहाँ से कर रहे हैं सारा काम, तो हम ये चाहते हैं कि जो सिचुएशन है उसके बारे में ये हमें बता पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका भी शफीक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमान गनी साहब भी अभी चंद ही लम्हों में हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे। अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और इस वक्त क्या हालात हैं, रेस्क्यू एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह से जारी हैं और कितना काम हो चुका है, कितने लोगों को निकाला जा चुका है और इस वक्त का क्या तखमीना लगाया गया है कि कितना नुकसान हुआ है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। ज़लज़ले से ये जो सारी जो सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह,
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह से बात कर रहे थे तुर्किया और शाम में आने वाले ज़लज़ले के हवाले से, इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स ले लेते हैं। ख़ास तौर पर तुर्किया में वहाँ पर क्या हालात हैं। 9000 से ज़ायद लोगों के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन अब कुछ जो अपडेट्स आ रही हैं इससे भी ज़्यादा इजाफा हमें नज़र आ रहा है। शफीक साहब से मैं चाहती हूँ कि जान लेते हैं कि एग्जैक्ट क्या इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन है। शफीक साहब बताइएगा, हमारे पास जो तादाद है 9000 से ज़ायद लोगों का बताया जा रहा है। अभी चूंकि वहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि नंबर क्या है। आप ज़रा हमें बता पाएंगे कि क्या हालात हैं और कौन से सूबे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं? थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 8519 के करीब अभी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ तुर्किया में कैजुअलिटीज हैं, जो हलाकतें हैं। इसके अलावा जो सीरिया का हिस्सा है, तो सीरिया में एक्चुअली कंपाइल करना जो डेथ टोल है वो जरा डिफिकल्ट है, इसलिए कुछ एरिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और कुछ एरिया अपोजिशन के कंट्रोल में है। जब कंपाइल करें तो तकरीबन 2600 के करीब वहां पे लोग शहीद हो चुके हैं इस जल्जले में, जिसका मतलब है कि 11000 से ज्यादा लोग अभी तक उनकी जो बॉडीज हैं वो निकाली जा चुकी हैं। कुछ यूनाइटेड नेशन के इदारे ये कहते हैं कि ये जो फिगर्स हैं, मौजूदा खदशा है उनका कि ये कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगे हुए हैं। तकरीबन 56,000 के करीब रेस्क्यूअर हैं तुर्की के। इसके अलावा पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान, बांग्लादेश टीम भेज रही है, नेटो ममालिक ने भेजे हैं, दुनिया से रेस्क्यूअर्स वो जा रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। जो सबसे ज्यादा मुतासरा जो सूबा है जो आपने कहा है वो है करम मरमरा, जो एपिसेंटर था 2 जल्जलों का। बहुत से नाज़रीन को ये नहीं पता कि जल्जला एक है कि 2 है। बेसिकली ये 2 जल्जले आए हैं। एक आया था नीम शब को तकरीबन 4:16 थे या 12 मिनट थे, और वो था जल्जला 7.7 का, यानी 7.7 उसकी शिद्दत थी, इंटेंसिटी थी। उसके बाद जब दूसरा जल्जला आया वो आया 7.6 का, वो तकरीबन 10:15 बजे आया। इसके अलावा जो आफ्टर शॉक्स हैं वो 250 के करीब हैं, जिसमें 6.4 और 6.5 के आफ्टर शॉक्स भी हैं। तो ये ओवरऑल जो सिचुएशन है ये तुर्की की है। और तकरीबन तुर्किया में जो सरकारी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक 6200 के करीब तकरीबन बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। 6200, चूंकि वहां पर जो रहायशें होती हैं
वो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो इस तरह के जो टावर्स हैं, इसमें कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है, तकरीबन 6200 के करीब वो कोलैप्स हुई हैं। अच्छा लिहाजा उसका जी जो है वो जो जी रेडियस है वो शफीक बहुत साहब, बड़ा है। जी शफीक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर आप हमें ये बता पाएँ कि जो सूबे, जो शहर ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, ज़रा कुछ उसका मोहल्ले वो हमें बता पाएँ, जहाँ लोग रहते हैं, वहाँ पर किस किस्म की आबादी है, ये हमें बताएं, और कितना मुतासिर हुए हैं ये सारे इलाके। देखें, टोटल जो है वो 10 सूबे हैं वो ओके। मुतासर हुए हैं, हाँ। क्योंकि तुर्किया जो है जनरली पाकिस्तान जितना मुल्क है, लेकिन वहां पे 83 सूबे हैं। ठीक। तो सूबे वहां पे छोटे होते, कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। आप बड़े डिस्ट्रिक्ट के बराबर सूबा होता है। और उसकी ओके। मिसाल मैं दे सकता हूँ कि अच्छा 10 सूबे हैं, ये सारा है साउथ के ऊपर। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो आ रहा है कि वहां पर एक तो माइनस टेम्परेचर है, सब जीरो जी है, कहीं बिल्कुल। पे बारिश है, कहीं पे बर्फबारी हो रही है। जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो किया है करा मरमरा और हाथे। ओके। हाथे जो सूबा है, ये 2 को बहुत इफेक्ट किया है, लेकिन 10 सूबे जो है वो आफत ज़दा है। पॉपुलेशन वहां पर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वहां पर जो मेन पॉपुलेशन है वो सेंटर्ड है इस्तांबुल में। इस्तांबुल बहुत बड़ा शहर है, और आप समझ लें कि 18 से 20% आबादी जो है वो इस्तांबुल में रहती है। इस्तांबुल कराची से बड़ा शहर है। अच्छा, अब जो बाकी पॉपुलेशन है 80% तो वो स्कैटर्ड है, लिहाजा लेकिन ये शहर इफेक्ट हुआ है, लोग वहां अपार्टमेंट में रहते हैं। एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन तो डिफिकल्ट है, लेकिन ये निस्बतन छोटे सूबे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फिगर बताते हैं कि 8,500 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। 8,000 के करीब जो रेस्क्यूअर थे, इन्होंने लोगों को रेस्क्यू भी किया है। सही। अच्छा, आप क्या हमें इस स्टेज पर ये बता पाएंगे कि कितना काम हो चुका है रेस्क्यू का, कितना काम मुकम्मल हो गया है, और वहाँ पर किन चीज़ों की ज़रूरत है? क्योंकि दोस्त ममालिक की तरफ से भी ज़ाहिर है कि इमदादी सामान वहाँ पर भेजा जा रहा है। आपने जैसे बताया कि माइनस में टेम्परेचर है, तो वो भी एक बहुत बड़ी मुश्किल होगी इस वक्त रेस्क्यू करने में। जी हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है। चूंकि मैंने खुद कवर भी किया है ज़लज़ला स्पेशली जो आया था, बड़ा अफसोसनाक बालाकोट में, तो मैं उधर ही था और बहुत दिन रहा। तो बेसिक जो मसला होता है कभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में, वो ये होता है कि आप जो टाइम होता है ना, टाइमिंग उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंस होती है कि अभी लोगों को जिंदा निकालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग, अभी तक रिपोर्ट्स आ रही कि जिंदा निकाले जा रहे हैं, चाहे उसको 36 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए, लेकिन लोग को निकाला जा रहा है। लेकिन ये है रनिंग अगेंस्ट द टाइम वाली बात होती है। अभी जो नेक्स्ट फेज है वो मतलब जो शुरू में रेस्क्यू जो ऑपरेशन होता है तो बड़े तरीके से होता है, ताकि जो लोग मलबे तले जिंदा है और उनको निकाला जा सके। बिल्कुल। जब वो टाइम बढ़ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि जी आप इसको फिर प्रॉपर्ली निकालना शुरू करते हैं, इसलिए कि सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है, ये रनिंग अगेंस्ट टाइम वाली बात है, टाइमिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। 8,000 लोगों को रेस्क्यू कर दिया है और उनको मुख्तलिफ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, जहाँ पे हॉस्टल है, उनको ठहराया जा रहा है। बल्कि अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि इनको वहां से निकाल के जो दूसरे शहर है वहां पर लेके जाएंगे, इसलिए कि इस 10 सूबे हैं इसको आफत ज़दा करार दे दिया है, इमरजेंसी नाफिज हो गई है 3 माह के लिए। तो 3 माह ये एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जो दूसरी जो बड़ी खबर है, तो अभी तैयब उर्दवान साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम 1 साल के अंदर इस तमाम 10 सूबों को वापस अपनी जगह पे लेके आएंगे। लिहाजा इन लोगों में डेफिनेटली तुर्की के लोगों में और उनकी जो इदारे हैं वो इतने फाल हैं कि उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इज माय एक्सपीरियंस। तो ये बड़ी बात है, और अल्लाह करे जो इस वक्त मलबे तले हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदा और सलामत रखे। इसलिए कि जो मोहब्बत का इजहार तुर्की के लोग हमारे साथ करते हैं, हमारा भी अल्हम्दुलिल्लाह वही मोहब्बत का ताल्लुक है। अल्लाह इनको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शफीक अहमद कुरैशी साहब हमें मौजूद थे
और तो सूरत हाल के हवाले से वो हमें बता रहे थे। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगी, इससे पहले मैं ये भी बता दूँ कि सलमान गनी साहब जो हैं वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब आपका भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब तुर्किया के हवाले से इस वक्त अब शफीक साहब ने तो जो सारा वहाँ के हालात हैं वो हमें बता दिए हैं और बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम भी जारी है। अब जैसे सदर ने कहा कि हम 1 साल के अंदर अंदर ये 10 सूबे जिनको अब आफत ज़दा करार दिया गया है, जहाँ पर इमरजेंसी 3 माह के लिए लगा दी गई है, उनको वापस हम बहाल कर लेंगे। इसके साथ साथ दोस्त ममालिक का ताउन और इस मुश्किल घड़ी में साथ रहना, साथ खड़े होना बड़ा एक अहम होता है, ये सारी चीज़ें। और पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, मैं चाहती हूँ कि इस पर आप अपनी राय दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान का जो रिस्पांस आया है वो तो फितरी है ना। बिल्कुल। इसमें कोई शुबा नहीं कि दुनिया भर में कहीं भी आफत आए बड़ी तकलीफ दे है। हम बतौर इंसान, बतौर मुसलमान हम उससे महसूस करते हैं। सीरिया या शाम में जो तकलीफ़ हुई है उस पर भी बहुत दुखी हैं और दुआगो हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और इस आजमाइश से निकलने में आसानी अता फरमाए। लेकिन तुर्की का मामला, सच्ची बात यह है कि बहुत जज्बाती और बहुत कुर्बत का मामला है। हमारे घर घर में ऐसे ही इस वक्त कैफियत है शोक की, जैसे अपने घर में कोई इस तरह का वाक़या हो जाए ना। जैसे पाकिस्तान में ज़िलज़िला आया था 2005 में, तो उस वक्त हर घर अश्कबार था, ऐसे ही था बिल्कुल। रमज़ान था, अफ्तारी करते हुए लोग रो पड़े थे कि लोग वहाँ मर रहे हैं, हम ये खा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट यही कैफियत तुर्की के लिए भी है। अब -5 -7 टेम्परेचर में जब सब घर आपके गिर गए हैं और आप मलबे के ऊपर बैठे हैं, कैन यू इमेजिन जो मनाजिर आ रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लोग नीचे दबे हुए हैं, एक कैफियत तो ये। मेरी वहाँ राब्ता हुआ, मेरे बहुत दोस्त हैं तुर्की में या तुर्किया में। तो तुर्किया असल में इनका बुनियादी नाम है, इसको जब सेकुलराइज किया गया तो तुर्की हो गया, असल में वो तुर्किया है। जो तुर्किया में मेरी जिन दोस्तों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमारा जो रेस्क्यू का निज़ाम है वो बड़ा मज़े का है। एक तो ये कि बहुत तेज़ रफ्तार और फ़ौरन पहुंच जाते हैं। दूसरे मसलन बच्चे यतीम हो जाते हैं, ख़ानदान बेघर हो जाते हैं, कारोबार तबाह हो जाते हैं, तो एक खूबी ये है कि उन सब की इंश्योरेंस हुई हुई है। सर वसाइल भी है ना, वसाइल की इंश्योरेंस बात हुई हुई होती है। दूसरा ये कि यतीम बच्चा है, कोई बच्ची है, कोई दीगर मामलात हैं, फौरी तौर पर हुकूमत उनको अपनी तहवील में ले लेती है और हमेशा के लिए वो फिर हुकूमत के किफ़ालत में चले जाते हैं। उनकी तालीम जैसे थी वैसे तालीम, वैसे खाना पीना और रिहायशी फैसिलिटीज़। तो इस सिचुएशन में ज़रूरत शायद ये है कि हम तुर्किया के साथ राब्ते में रहकर जो सपोर्ट कर सकते हैं उस तरह से करें। यानी अभी कोई अलट-अप वो नहीं होनी चाहिए और एक कोऑर्डिनेशन के साथ। अभी हमारे एक दोस्त हैं आफ्ताब इकबाल, उनका बहुत रेस्क्यू का तजर्बा है, तो उन्होंने तजवीज़ ये पेश की कि ऐसा करते हैं कि वहाँ से अगर हमें डाटा मिले, चाहे गवर्नमेंट के ज़रिए या सफारत खाने के ज़रिए, तो हम यहाँ कोई लोग फैमिली को अडॉप्ट कर सकें, बच्चे कोई फैमिली बच्चे किसी को जो यतीम रह गया उसको अडॉप्ट कर सके। तो इस तरह की भी एक मूव हो सकती है कोऑर्डिनेशन के साथ। वैसे ये हो नहीं पाएगा क्योंकि उनका सिस्टम बड़ा मजबूत है। तो बहरहाल हमारी दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस प्यारे, सच्ची बात यह है कि जैसे जुड़वा भाई नहीं होते, पाकिस्तान और तुर्की का मामला ऐसा है और ऐसा ही दर्द और ऐसा ही दुख है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर सलमान गनी साहब, सर बड़ी दुख और तकलीफ़ की घड़ी है, इस गम में यकीनन हम अपने तुर्किया के बहन भाइयों के साथ हैं। इस हवाले से भी मैं चाहूँगी कि अपनी जो फीलिंग्स हैं, मैसेज है, वो शेयर करें। और इस वक्त जो वहाँ पर हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो फौरी तौर पर फैसला कर लिया था कि वो वहाँ पर जाएंगे, लेकिन चूँकि वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो इसलिए मुनासिब नहीं था, तो वो इस वक्त जा नहीं पा रहे। लेकिन अपने तय हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिस हद तक हम हेल्प आउट कर सकें ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तुर्की और शाम में आने वाले इस जल्जले के अमल ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। और जल्जला हो, सानियात हो या हादसात हो, ये आते तो किसी एक इलाके में है, लेकिन ये दरअसल दुनिया का इम्तिहान होता है। और मुसीबत की इस घड़ी में कौन किस तरह से मुतासरीन की बहाली के लिए कोशिशां होता है, ये देखना पड़ता है। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, तो पाकिस्तान और पाकिस्तान की लीडरशिप तुर्की के हवाले से बड़ी जज्बाती है।
और नाहिद साहब, मैं आपको बताता चलूं कि इस थाने से एक रोज कबल खुद प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी रहायशगाह पर आए थे, तो एक स्टूडेंट बैठा था जिसने तैयब अर्दवान का कोई जिक्र किया, तो प्राइम मिनिस्टर साहब उससे तैयब अर्दवान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से और तुर्की के हालात पर बात करते नजर आए, जहां से पता चलता था कि उनका कितना इंटरेस्ट है। और मैं समझता हूं कि इस जज्बे के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने रिस्पांस किया है, वो डॉक्टर साहब ने दुरुस्त कहा कि ये एक फितरी था, ये एक जज्बाती था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर तैयब अर्दवान साहब से रब्ता किया और तुर्की के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। लेकिन ये सिर्फ यकजहती का इजहार नहीं था कि जो मुमकिन वसाइल पाकिस्तान के पास थे वो मुसलसल एक अमल शुरू कर दिया गया है, और खास तौर पे जो तिब्बी सहूलतें और खास तौर पे जो तिब्बी अमला है, अद्वियात की फराहमी है, और सबसे बढ़ के ये कि वहां पर इंतहा की सर्दी है इस वक्त, जी बिल्कुल, कि वहां पर सर्द रातें हैं, वहां पर गर्म कपड़ों की जरूरत है, कंबल की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जो रिलीफ एक्टिविटीज है उसके लिए पाकिस्तान जो मुमकिन वसाइल और जो कुछ कर सकता था वो कर रहा है। और ये सिर्फ हुकूमत की सतह पे नहीं, आप देखें कि पाकिस्तान की फौज ने अपना रोल अदा किया है, मुखैर हजरात के लिए एक रिलीफ फंड का क्याम अमल में लाया गया, और ये रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड का क्याम है, ये बड़ा बरवक्त इकदाम है, इसलिए कि तुर्की के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कोई दो राह नहीं। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं खुद भी तुर्की गया हूं। तुर्की और चीन ऐसे ममालिक हैं कि जहां पर जब वो पाकिस्तानियों को देखते हैं तो एक खास मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आती है, वो एक जज्बात होते हैं पाकिस्तान के हवाले से। और मैं समझता हूं कि इस कर्ब की सूरत हाल में जो इस वक्त तुर्की के अंदर जारी है, पाकिस्तानियों के अंदर भी एक तशवीश पाई जाती है, और पाकिस्तानी यही समझते हैं कि जैसे उनके घर में ये हादसा हुआ है। अलबत्ता ये देखें कि इससे ये जलजला और सैलाब जो होते हैं नाइसा पर, इसका नुकसान जो होता है ये आप वक्ती तौर पे उसका अंदाजा नहीं कर सकते। बिल्कुल यही वजह है कि आप देखें कि ये तो हजारों की तादाद में वहां पर कैजुअलिटीज हुई हैं, और अभी तक आप कुछ कह नहीं सकते। अलबत्ता अभी जो शफीक साहब जो बात कर रहे थे कि अगर लीडरशिप मुतर्रक हो ना, लीडरशिप के अंदर जज्बा हो, मुझे अच्छा लगा कि वो तैयब अर्दवान साहब ने कहा कि 10 सूबे जो मुतासरा है कि हम 1 साल के अंदर यहाँ पर बहाली का अमल मुमकिन बनाएंगे, ये जज्बे के साथ हो सकता है। और जब लीडरशिप के अंदर जज्बा हो तो वो कौमों के अंदर भी जज्बा फरोग पाता है। मैं समझता हूँ कौम, इसका मतलब वहां पर भी जिंदा है, और पाकिस्तानियों के उनके हवाले से भी जज्बात मौजूद हैं, और इस तरह के सानियात और इस तरह के हादसा जो है वो कौमों की निशानदेही करते हैं कि कौम कहाँ खड़ी है। मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ की लीडरशिप वहाँ के बहाली के अमल के हवाले से एक बड़ा किरदार अदा कर रही है, तो आज पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के अदारे और पाकिस्तान के अवाम भी उनके साथ खड़े हैं। ठीक है, ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ खड़ी है, और सबसे ज़्यादा इंसानी तौर पर, इंसानियत के नाते जो इस वक्त दुख है, जो तकलीफ़ है, यकीनन हम भी उसको महसूस कर सकते हैं, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह ताला इस मुश्किल की घड़ी को उनके लिए आसान करे। आगे बढ़ते हैं, कुछ और मामलात हैं, एक और हवाले से हमें बात करनी है। जो क्राइसिस हम इस वक्त फेस कर रहे हैं यकीनन बहुत मुश्किल घड़ी है, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम जो है वो बहाल हो सके, और एक आध दिन में यकीनन हम इंशाल्लाह ये ख़बर सुनेंगे कि स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट है वो हो गया है, और मामलात जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। ये किन शराइत पर होगा, क्या कंडीशनलिटीज़ हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आम आवाम के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, और किस मजबूरी की वजह से इस वक्त जो है ये सारी कंडीशंस को हमें साथ लेकर चलना पड़ रहा है। आप ये जानते होंगे कि ये प्रोग्राम जो है चूँकि ख़त्म हो गया था, सितंबर 2022 तक इसकी मुद्दत थी, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की खुसूसी रिक्वेस्ट पर 9 माह का जो है इसको एक्सटेंशन दी जा रही है, इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करवाया जा रहा है। तो अब जाहिर है कि IMF तो उसी लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि चूँकि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम इस वक्त बड़े मसाइल में हैं, बहुत मुश्किलें इस वक्त हम देख रहे हैं। फिर ग्लोबली जो सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो हैं वो हाई हुई हैं, उसने भी इम्पैक्ट डाला है। यूक्रेन की जंग की वजह से भी ओवरऑल ख़ासा इम्पैक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ हमें रिलीफ जो है वो मिल जाए।
इसी के हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। बहरहाल इम्कानात अब बहुत रोशन हो गए और इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा। मुझे इस वक्त डॉक्टर ग़ुलाम समद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। मैं चाहती हूँ कि हम उनसे आगाज़ कर लेते हैं, ज़रा उनसे समझ लेते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, ख़बरें ये आ रही हैं कि 1-8 दिन में जो है, शायद 9 तारीख या उससे पहले ही ये बताया जा रहा था कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली इस वक्त हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस पोजीशन पर है, कब तक ये एग्रीमेंट हो पाएगा? जी बिल्कुल, जो जहां तक आईएमएफ की स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात है, तकरीबन जो आज तक क्लोजिंग हुई है उससे तो यही लग रहा है कि होपफुली नेक्स्ट 2 डेज में हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। जो एक थोड़ा सा यहाँ पे काइंड ऑफ अ कंसर्न है आईएमएफ का, वो ये था कि जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज हैं, खासकर चाइना, सऊदी और यूएई, उनके जो फ्लेजेस की कमिटमेंट है तकरीबन $5 बिलियन तक, उसके हवाले से उनका कंसर्न है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है आज पूरी डिस्कशन में कि उनको तक कंफर्म करवाया जाए कि ये प्लेजेस जो हैं ये आ जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कंफर्म करने की कोशिश की है कि जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और खासकर जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कुछ $1 मिलियन हैं वो भी आ जाएंगे। तो आज तकरीबन होपफुल रही है डिस्कशन। अभी तक जो दोनों साइड्स पे एक किस्म की डिस्कशन हो रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए एक फाइनल जो डॉक्यूमेंट आईएमएफ प्रिपेयर करेगा वो अभी तक बना नहीं है, उस पर काम हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में नेक्स्ट 2 दिन जो है वो होपफुल हैं और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स के लिए चाहिए होती है वो डॉक्यूमेंट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अभी जो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, सैलाब की वजह से जो इस वक्त हम मुश्किलात फेस कर रहे हैं, उसके हवाले से 470 अरब या 472 अरब रुपए के अखराजात जो हैं बताए जा रहे हैं कि सूबाई सतह पर और विफाकी सतह पर। तो उस हवाले से कुछ रिलीफ मिलने की हमें तवक्को है? बजट खसारे में कुछ एडजस्टमेंट आपको लग रहा है कि हो पाएगी? देखिए, जब तक हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो 2010 में हमारे पास फ्लड्स आए थे और उस वक्त भी हम आईएमएफ के प्रोग्राम में थे। आईएमएफ ने कोई रिलीफ हमें दिया नहीं था। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं कि देखिए यहाँ पे सिर्फ फ्लड्स की सिचुएशन नहीं है, एक पोली क्राइसिस है। ग्लोबली हम एक क्राइसिस में चल रहे हैं, यूक्रेनियन वार चल रहा है जिसकी वजह से हमारी फूड इन्फ्लेशन सेवेरली इम्पैक्ट हुई है। हमारे पास सप्लाई चेन के डिसरप्शन है जिसकी वजह से हमारे फूड प्राइसेस जो हैं वो डिसरप्ट हुए हैं। एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली इम्पैक्ट हुए हैं। तो एक पोली क्राइसिस चल रहा है और ये रियलाइजेशन है आईएमएफ को भी है, वर्ल्ड बैंक को भी है और बाकी जो डेवलपमेंटल बैंक्स हैं मल्टीलेटरल उनको भी है। अब थोड़ा सा जो आपका क्वेश्चन है स्पेसिफिक टू रिलीफ जो है, मेरे ख्याल में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यही कोशिश कर रही है कि उनको बताया जाए कि देखें 3 तकरीबन मेन क्राइसिस हैं जिस इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। एक तो है सिवियर इन्फ्लेशन, तकरीबन ऑलमोस्ट 30% इन्फ्लेशन हम क्रॉस कर चुके हैं। साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी सिग्निफिकेंटली हाई हो रहा है पाकिस्तान में। तो आईएमएफ को ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि देखिए पॉवर्टी भी साथ साथ हमारे मुल्क में बढ़नी शुरू हो गई है। तो सैलाब के इम्पैक्ट हैं, इकोनॉमी के इम्पैक्ट्स हैं, तो आप लोग काइंडली थोड़ा सी रिलैक्सेशन शो करें। यहाँ पे थोड़ा सा आईएमएफ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी काइंड ऑफ कंसर्न है। वो इनको ये कह रहे हैं कि देखें एक ह्यूमन क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान चला जाएगा अगर आप लोग इतने सख्त किस्म के शराइत की तरफ जाओगे। तो वो रियलाइजेशन ग्लोबली भी इनको आईएमएफ को करवाई जा रही है कि देखिए आप लोग थोड़ी सी इनमें नरमी की तरफ चले जाएं। तो उम्मीद ये है कि आईएमएफ देखें कंसर्न ये जरूर है कि पाकिस्तान फ्लड इफेक्टेड है, पाकिस्तान में पॉवर्टी के इंडिकेटर्स भी वर्स हो रहे हैं और इन्फ्लेशन के भी। आईएमएफ को जो यहाँ पे पाकिस्तान गवर्नमेंट बावर कराने की कोशिश कर रहा है और बिलावल भुट्टो साहब की आपने ट्वीट भी देखी होगी कि टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाया जाए। तो आईएमएफ का कंसर्न जरूर है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब तबका है उनको किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 दिन में ये जो फ्रेमवर्क है कि किस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान गरीब लोगों को सपोर्ट देगी वो भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर फारूक साहब, सर मैं आपकी तरफ, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त जो सारी सूरत हाल है? हमारे लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आईएमएफ का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे लिए बहाल हो जाए, क्योंकि इस वक्त जिस हम मुश्किल में है उससे निकलने का यही एक हल हमें नज़र आ रहा है। अब उसका इम्पैक्ट जो आएगा वो अपनी जगह पर मौजूद है।
अच्छा ये देखिए, हम लोग तो बीइंग जर्नलिस्ट कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, लेकिन स्पेसिफिक बात डॉक्टर साहब ने कर दी, डॉक्टर अब्दुल समद साहब जी नाम है ना, बिल्कुल। इन्होंने बात कर दी, उसके बाद गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो आप बात कह रही हैं कि उसका जो इम्पैक्ट आएगा उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, अगेन ये एक टेक्निकल मामला है, लेकिन एक यूँ समझिए कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि हमारे बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो अभी जिस तरह से आम आदमी कुर्बानी दे रहा है, बर्दाश्त कर रहा है सारी चीज़ों को, बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं वो नहीं बर्दाश्त कर रहे। जैसे आपकी वो है प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, या जैसे बिजनेसमैन हैं, जैसे बड़े लाखों एकड़ वाले ज़मींदार हैं, उनकी आमदन पे कोई टैक्स नहीं है। इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पे टैक्स नहीं है, और वो इनके टैक्स ना होने की वजह से एक ये भी है कि हमारे यहाँ कारोबार और सनत का तवाज़न बिगड़ गया है ना, और उसमें कुछ लोग उसमें बहुत ज़्यादा सहूलत हासिल कर लेते हैं और कुछ लोगों को नहीं वो है, बिल्कुल ही पिस जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ही पिस पीछे जाते रह हैं। जाते हैं। अगर हम जैसे ये हम अक्सर कहा करते हैं कि सियासतदानों को एक पेज पे लाएं और एक इंगेज करके हम एक हिकमत अमली तय करें, मेरे ख्याल में इन तबकात को भी अब एक पेज पे लाने की ज़रूरत है। उन्हें बताएं कि आम आदमी कितना पिस चुका है और किस तरह से हम इस बेयर करना है सारे बोझ को, इस वज़न को। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इस मुल्क में तबका मौजूद है जिसकी वतन के साथ मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान के अवाम के साथ वो यानी मुखलिस नहीं है। लेकिन अगर हम इंगेज करें तो मैं ये समझता हूँ कि कोई रास्ता निकल सकता है। इसकी टेक्निकल तोजी तो हमारे सीनियर हैं सलमान गानी साहब, वो कर सकते हैं, या डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये पॉसिबल कैसे। ठीक है सलमान गानी साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी इस सारे मामले को लेकर। आपको क्या लग रहा है, अब आवाम के लिए यकीनन मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसके हवाले से वज़ीर आज़म साहब भी बात कर रहे हैं कि यकीनन ये मुश्किल घड़ी है, मुश्किल फ़ैसले हमें लेने पड़ रहे हैं अगरचे हम नहीं चाहते, लेकिन इसके बावजूद ये इस वक्त पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। वज़ीर ख़ारिजा साहब ने भी आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि सैलाब की तबाहकारियों से इस वक्त पूरी कौम मुतासिर है, एटलीस्ट हमें वहाँ पर जो रिलीफ है वो ज़रूर मिलना चाहिए और इन चीज़ों को पेश नज़र रखना चाहिए कि किस तरह से आवाम इस बोझ को बर्दाश्त करेगी। तो आपको क्या लग रहा है, ये रियलाइजेशन होगी, IMF जो है इन चीज़ों को एटलीस्ट अंडरस्टैंड करेगा? देखिए, अभी जहां तक डॉक्टर साहब ने कहा कि अगले 2 रोज के अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी, उस हवाले से तो मैं आपको इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे बता सकता हूं, और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी अपनी एक मुलाकात हुई जिसमें उनकी कुछ देर पहले IMF के जुम्मेदारान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था कि इसकी बहाली का फैसला तो हो चुका है, और यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्टर्ब थे, और डिस्टर्ब इस बात पे थे कि ये जो अब माली बोझ है ये आम आदमी पे ना पड़े। जैसा डॉक्टर फारूक आजम साहब ने भी अभी बात किया, देखिए बात ये कि जितने पाकिस्तान के सम्राट समेटे हैं, जिसे हम अशराफिया कहते हैं, तो वो अशराफिया भी अपना वजन उठाए। इन्होंने भी इशारा तो कर दिया कि बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी कारें, बड़े बड़े बेंगलोज कि जब IMF के पास प्रोग्राम के लिए जाते हैं, और ये प्रोग्राम उन लोगों ने किया था जो कहते थे कि हम IMF की तरफ जाने पे खुदकुशी को तरजीह देंगे, और फिर कौमी सियासी बदकिश के उन्होंने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। और जब पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होता है तो उसके इजाफे के फौरी असरात जो है पाकिस्तान के अशियाई जरूरियात पे होते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लीडरशिप के अंदर जान हो, लीडरशिप मौसर हो, आवाम का दर्द उनके अंदर पाया जाता हो, तो हालात पे काबू पाया जा सकता है। देखिए, मैं पंजाब के अंदर देखता था शहबाज शरीफ साहब को कि वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने के पर ना सिर्फ यकीन रखते थे, वो डिलीवर करके दिखाते थे। इस वक्त आप एक बड़ा चैलेंज है, और वो है मौशी चैलेंज। और मौशी चैलेंज को जब आप डिस्कस करेंगे तो ये आपके पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ मशरूत है, इसलिए कि एक तरफ आप इस चैलेंज से निपट रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर कुछ सियासतदान एक नया माहौल तारी कर रहे हैं, वो दिवालिया होने की बात कर रहे हैं, वो श्रीलंका का जिक्र करके लोगों को डराने की बात करते हैं। दुनिया के जमहूरी माशरों में जो लीडरशिप होती है वो लोगों के अंदर जान पैदा करती है, उम्मीद और आस की अलामत होती है। उसने इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देना होता है, ना कि उसने इंतशार और खलफशार का बायस बनना होता है। हमारी बदकिस्मती ये है, देखिए बात है कि गवर्नमेंट अपने तौर पे जो
मुमकिन इकदाम है वो कर रही है। सही। लेकिन ये बात मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी कही कि ये जो एक नई सूरत तारी कर दी गई है, देखिए ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिसने बतौर अपोजिशन लीडर के पार्लियामेंट के फ्लोर पे हाथ बढ़ाया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के सामने कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। सही। लेकिन उनका हाथ उस वक्त भी झटक दिया गया था। ये भी आपको अगर प्रोग्राम मिल जाएगा तो इससे रास्ते खुलेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा नहीं साहब, आखिर हम कब तक इस IMF के सहारे पे खड़े होंगे? हम न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास कुदरत ने वसाइल से मालामाल मुल्क है और ये पाकिस्तान की शाफिया भी कुर्बानी दे। देखिए बात यह कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मसाइल ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है और पोलिटिकल फोर्सेस तो हमेशा लोगों का सोचती हैं, लेकिन ये अपने अपने सियासी मफादात को देखते हुए इस तरह के मुआहदे करके गए हैं जो पूरी कौम को भुगतने में पड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को अपने अंदर जान पैदा करनी चाहिए और उस पोलिटिकल लीडरशिप पर दबाव बढ़ाना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस का बायस बनते रहे हैं और बन रहे हैं। जब तक ये काम नहीं होगा, लोग अपने अंदर जान नहीं पैदा करेंगे और प्रेशर बर्दाश्त करते जाएंगे तो सूरत हाल मैं समझता हूँ कि अच्छा रुख इख्तियार नहीं करेगी। आज अगर एक लीडरशिप इस सारी सूरत हाल से निकलने का अज़म किए हुए है तो यकीनन हुकूमतों का यही काम है। लेकिन मैं फिर कहूंगा जब तक पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप अपने सारे मामलात को आम आदमी के साथ मुंसलिक नहीं करेगी, पाकिस्तान के अंदर ना सियासी इस्तेहकाम आएगा और ना इक्तिसादी हवाले से हम खुद इंसारी की मंजिल पे पहुंच पाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर समद साहब, सर मुझे अब ये थोड़ा सा बताइएगा, ये हमेशा से हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट रहा है पाकिस्तान के लिए, जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, सारा जो माहिदा होता है बड़ी मुश्किलात लिए हुए होता है, ये हमेशा से, इस मरतबा भी यकीनन इसमें है। लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि डिस्टेंस जो है वो कवर हो चुका है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि वो किस तरह से कवर हुआ है। हमने जो काम कर रहा था, अब जो इस वक्त हमारे सामने चीज़ें हैं, एक्सचेंज रेट को हमने मार्केट बेस कर दिया और जो हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस थी उसको भी एडजस्ट कर लिया गया है। जो अपने तौर पर काम जो शराइत थी वो पूरी हो रही हैं। अब आगे क्या होने जा रहा है? टैक्सेशन एक बहुत बड़ा अगला मरहला यकीनन वो होगा, तो उसके हवाले से टैक्स नेट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें लेकर आना है। इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? एक और भी पॉइंट अगर साथ शामिल कर लें कि हमने पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं वहाँ पर देखा कि उसको एडजस्ट कर दिया गया, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि साथ में कोई फ्यूल कार्ड एडजस्टमेंट हो सके ताकि जो गरीब तबका है, जो बाइक्स चलाते हैं, जो वैन्स चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, उन लोगों को किसी तरह से एडजस्ट किया जा सके? ऐसी पॉसिबिलिटी होती है सर? देखिए जी, जहां तक IMF की नेगोशिएशन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बात होती है, हमेशा आप अभी तकरीबन 22वां-23वां प्रोग्राम हमारा IMF के साथ चल रहा है। IMF बदकिस्मती से देखें हमारी एक हिस्ट्री डेवलप हो गई है इनके साथ, और वो हिस्ट्री पिछले तकरीबन 20-30 सालों की यही रही है कि हमने जितने प्रॉमिसेस करते हैं वो कम ही हम डिलीवर करते हैं और हमारी डिलीवरी की जो रेट्स है, रेशो है, वो कम ही रहती है। इस वजह से जो एक IMF के साथ हमारी डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो हमें जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो जाता है। अब देखिए, यहाँ तक IMF का इस दफा कंसर्न था 3 चीजों पे वो फोकस करना चाह रहे थे जी। एक तो आपने बता दिया कि मार्केट एक्सचेंज रेट उनकी एक ख्वाहिश थी कि ये हो जाए पाकिस्तान में, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रियलाइज कर दिया और वो मार्केट एक्सचेंज रेट पे चले गए हैं। अगर आप देख ले, उसका फायदा जो है पाकिस्तान को आ रहा है। आज भी आपके जो रुपए है वो 4-5 रुपीज एप्रिशिएट हो गया है, क्योंकि जो ओपन मार्केट में और इंटर बैंक के जो रेट्स होते हैं वो आपको आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको मार्केट्स पे छोड़ दें और IMF का प्रोग्राम अगर आपका बहाल हो जाता है। सेकेंडली, जो IMF का कंसर्न था वो एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी के जो एक प्लान था, रिफॉर्म्स था, उस पे था। उसमें भी हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ जो सर्कुलर डेट का जो प्लान था वो डिस्कस कर रहे हैं, पेश किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेनली हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और जो गैस सेक्टर्स है उसमें सब्सिडीज का भी कंसर्न है, जो आपका है कि यार किस तरह गवर्नमेंट जो है गरीब लोगों को फायदा पहुंचाए। लेकिन साथ साथ जो हमारी सब्सिडीज हैं वो असल में जा रहे हैं गरीब लोगों को नहीं जा रहे, वो रिच सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को जा रहे हैं। तो IMF का कंसर्न ये है कि आप बेशक सब्सिडीज दें लेकिन गरीब लोगों को दें। अगर आप देख लें तो हमारी सब्सिडीज जो है वो रिच सेगमेंट को जा रही। तो दूसरा उनका ये कंसर्न था, और तीसरा जो उसका कंसर्न था वो टैक्सेशन का था, क्योंकि तकरीबन 800 बिलियन रुपीस की हमारे पास जो फिस्कल एक गैप है उस पे IMF का कंसर्न था। आप देखिए, 2 चीजों पे तो तकरीबन हमने उसके साथ डिस्टेंस जो है वो आपको लग रहा है कि कम हो गया है। मार्केट एक्सचेंज रेट पे हम चले गए हैं,
जो एनर्जी का एक ओवरऑल रिफॉर्म प्लान है उस पे हमने उसके साथ प्लान शेयर कर दिया है। एक दो चीजें जिस पे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंसर्न है कि देखिए एकदम ये बोझ जो है तकरीबन जो डिस्कशन में चल रहा है 7 से लेके 12 रुपीस तक ये ना पड़े इलेक्ट्रिसिटी के मद में, बल्कि एक फेज वाइज ये अप्रोच चली जाए। इसी तरह जो गैस सेक्टर में हम प्राइसेस की तरफ जा रहे हैं तो गवर्नमेंट की देखिए कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से गरीब को फायदा पहुंचाया जाए फेज वाइज अप्रोच में। तो दो चीजों में तो आईएमएफ के साथ हमारी एक तकरीबन वो डिस्टेंस कम हो गया है। अब है टैक्सेशन पे अगेन जो वो ये कह रहे हैं कि देखिए आज की अगर आप क्लोजिंग देख लें उससे ये लग रहा है कि आईएमएफ कह रहा है कि देखिए फेडरल गवर्नमेंट के एक ओवरऑल डेफिसिट भी है, लेकिन जो प्रोविंशियल सरप्लसेस हमने उनके साथ शेयर किए हैं तकरीबन 750 बिलियन रुपीस के, तो वो ये अभी तक जो हमने तकरीबन इसका मेरे ख्याल में 40% अचीव किया 6 महीनों में, अभी 60% रहता है नेक्स्ट 6 मंथ में। तो आईएमएफ का थोड़ा सा ये कंसर्न है कि यार किस तरीके से आप लोग रिमेनिंग 60% नेक्स्ट 3-4 महीनों में अचीव करोगे। तो टैक्सेशन के मद में यहाँ पे एक अभी डिस्टेंस है। गवर्नमेंट में उम्मीद है कि नेक्स्ट 2 दिन में किसी ना किसी तरीके से इसको भी ब्रिज कर लेगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह। जी ठीक है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप मुकम्मल करिए। जो लास्ट आपका ये कंसर्न था वो यही है कि अभी नेक्स्ट 2 दिन में जो पुअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज को जो पेट्रोलियम प्राइसेस आप बता रही हो ना, इस पे अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जो टारगेटेड सब्सिडीज होती हैं वो मुश्किल हो जाती है, खास करके आप किस तरह उसको यूज करेंगे कि एक बाइक वाला एक रिक्शे वाला उसको आप किस तरह टारगेट करोगे, उनको दोगे। दो के नादरा के जो आपके पास एक पूरा डेटाबेस है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक डेटाबेस है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है, या जो अभी करंट सर्वे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन सेंसस की तरफ जा रही है इसमें से भी आप उस सेगमेंट्स को अलहदा कर सकते हो कि कौन लोग गरीब है, ताकि उनको आप स्पेसिफिक जो है एनर्जी के सब्सिडीज भी दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम समद साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट थे। आईएमएफ के हवाले से जो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इंशाल्लाह होने जा रहा है एक आध रोज़ में, उसके हवाले से हम उनसे बात कर रहे थे क्या उसका इम्पैक्ट होगा आम आवाम पर और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी था, इसके हवाले से हमने बात की। अब कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, मैं चाहती हूँ कि उनकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर बात करते हैं। आज की खबर ये है कि 43 जो MNAs हैं PTI के, उनके जो इस्तीफ़े हैं उनका जो मंजूर करने का नोटिफिकेशन था वो आज मुअत्तल हो चुका है। एक बड़ी ख़बर है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और एक और बड़ी अहम और दिलचस्प खबर है, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने ये बात की कि नवाज शरीफ साहब को जो हटाया गया वो गैर आइनी तरीके से हटाया गया था और उनके साथ ज़्यादती हुई है और ये जमहूरियत की खिदमत नहीं है कि आप इस तरह गैर आइनी तरीके से किसी भी हुकूमत को हटा दें। ये एक एतराफ़ है जो इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा बयानिया जिस चीज़ पर खड़ा हुआ था वो यही चीज़ें थीं और अब वो बयानिया जो है वो उनका इस वक्त हमें लग रहा है कि कमज़ोर हो गया है। अब आज जब आमिर डोगर साहब जो हैं उन्होंने उनके हवाले से ये खबर आई कि अपने कारकुन जिनको अरेस्ट किया गया था उनके साथ वो ख़ुद भी वैन में बैठ गए और गिरफ़्तारी दे दी। CPO साहब ये कह रहे हैं कि हमने उनको गिरफ़्तार नहीं किया है। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा कि ये आगाज़ हो गया है जेल भरो तहरीक का और ये आमिर डोगर साहब से हो गया है, जबकि जब शाह महमूद कुरैशी साहब से इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और अगर गिरफ़्तारी हुई है तो मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। यानी एक हमें तज़ादात नज़र आ रहे हैं इस वक्त इस सारी सिचुएशन में। इसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक साहब, सर ये जो 43 MNAs हैं इनके इस्तीफ़े जो हैं वो इनका जो नोटिफिकेशन था मंजूर होने का इलेक्शन कमीशन का वो मुअत्तल हो गया है और ज़िमनी इलेक्शन भी जो है वहाँ पर वो रोक दिया गया है अदालत की तरफ से। क्या इम्पैक्ट इसका आएगा, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत ही मज़े की बात है और बिल्कुल वैसे ही है जैसे PTI की शोहरत है, जैसी उसकी हिकमत अमली सो कॉल्ड होती है वैसे ही उसके मज़ाहिर है। लेकिन इससे पहले एक और बात कर लेते हैं जी। वो बात है शाह महमूद कुरैशी साहब की। शाह महमूद कुरैशी साहब का इंटरव्यू जाहिर है कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इस पर जो फौरी तौर पे तबसरा किया जा सकता है वो तो यही है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते तो इसका मतलब वो मेहरबान आ गए, आप ये समझ रहे हैं? खबरें तो हैं ना, ये इस हवाले से खबरें तो आ रही हैं। अब ये बात की जा रही है कि क्या वजह है ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने दिया है। यानी एक तो ये हो सकता है कि ये देखें कि प्रीएम्प्ट कर रहे हों कि इमरान खान जो
बहुत सारी ऐसी वजूहात से ममनुआ फंडिंग बहुत बड़ा जुर्म है। फिर वो जो अब बेटी का मामला है, वो मामला अगर आता है तो वो तो यूँ समझे कि सादिक और अमीन से भी आगे का मामला है वो, तो हो सकता है कि उसको प्रीएम्प्ट किया जा रहा हो। ओके, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान से फासला कर रहे हो शाह महमूद को, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो शाह महमूद उनसे फासला कर रहे हो। आज जो आपने मुल्तान का इशारा किया वो भी यही है कि फवाद एक बात कह रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी दूसरी बात कह रहे हैं, और उनकी डिवीजन तो ऑलरेडी मौजूद थी, उनकी वो सब लोगों को उनकी मालूम है। गुफ्तगू बहुत मोहतात थी आज, हाँ, है ना, वो मोहतात आदमी हैं, समझदार आदमी हैं, अच्छे सियासतदान हैं। इमरान खान अगर उनसे ट्यूशन लें तो कामयाब भी हो सकते हैं। लेकिन ये वो ट्यूशन किसी और से लेते हैं, ये आपको भी पता है। तो मतलब ये है कि वो उसमें खराबी हो गई है। रहा वो डी नोटिफाई होने का कैंसलेशन, उसकी बात ये है कि ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई इलेक्शन से दूर जाना चाहती है। अगर उसे इलेक्शन दरकार है ना, तो वो फिर इलेक्शन की तरफ जाए। वो लोगों की ये जो नोटिफाई हो चुके हैं रेजिग्नेशन, उनको डी नोटिफाई कराने और उस पर जाना शुरू करें, तो उससे तो वो तदाद क्रिएट होगा ना। इस तरह तो इलेक्शन हो नहीं सकते कि आपके वफाक पे इलेक्शन ना हो, सूबे में हो जाए, और फिर जब आइंदा आम इंतखाबात हों तो वो तो सारे आइन के सरासर खिलाफ होंगे। कैसे आइन के सरासर खिलाफ? ऐसे होंगे कि आइन कहता है कि अबूरी हुकूमतें मौजूद होंगी, निगरान हुकूमतें मौजूद होंगी। अगर निगरान हुकूमतें पंजाब में, केपी में, सिंध में वगैरह, बलूचिस्तान में ना हो, और वहाँ पार्टियों की हुकूमतें हों, और वो पार्टियों की हुकूमतें, आपको पता है कि परवेज़ राय की हुकूमत क्या करती थी, या उससे पहले उस्मान बुज़दार की हुकूमत ने इलेक्शन कैसे चुराए थे, तो इलेक्शन चुराने का अमल शुरू हो जाएगा। तो लग ये रहा है कि अब तो पीटीआई खुद भी इलेक्शन की तरफ नहीं जा रही, और बाकी वक्त खत्म हो गया। मुझे सलमान गनी साहब का इस पर ओपिनियन चाहिए। सलमान गनी साहब, ये बयान क्यों दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो फासला कर रहे हैं इमरान खान साहब से, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ये वजह है। और जो दूसरी डेवलपमेंट हुई है 43 लोगों के हवाले से, उस पर भी अपनी राय दे दीजिएगा। देखें, शाह महमूद कुरैशी साहब चूंकि पाकिस्तान की तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा रहे हैं, तो वो इस सारे सियासी कल्चर को जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि रास्ता कैसे बनाया जाता है। कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में भी हमने उन्हें देखा है, फिर वो पीपल्स पार्टी का भी हिस्सा रहे, फिर वो तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ के अंदर वो सीनियर वाइस चेयरमैन है। अगर कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आता है तो यकीनन मुतबादल लीडरशिप उन्हें बनना है। लेकिन जो बात उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से कही है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी, तो मेरा ख्याल वो एक शेर है कि जो शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। बात ये कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सहूलतकार इमरान खान साहब थे। देखे ना, इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उस पर नवाज शरीफ साहब तो नहीं है, लेकिन उस वक्त सहूलतकार इमरान खान साहब बने थे। और कोर्ट के अंदर क्यों कर गए थे, किसने बुलाया था, वो भी पूरी कौम को पता है। तो मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस ज्यादती का जिक्र कर रहे हैं उसका अजाला भी उन्हें करना है। और जहाँ पर 43 अरकान की बात है, तो बात है कि सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। आपने तो खुद रिजाइन दिए थे, और रिजाइन देने के बाद आप वहां पर पहुंच गए कि जी अब हमारा रिजाइन कबूल ना किया जाए। क्या ये इस सिस्टम के साथ मजाक है? क्या आप अपने हलकों के अवाम की तौहीन कर रहे हैं? बात यह कि ये सारी सूरत हाल नहीं साहब जो मैं देख रहा हूँ ना, फैसले कोर्ट्स के अंदर होने हैं। जो फैसले पॉलिटिकल लीडरशिप को करने चाहिए थे, जो मुंतखब अवानों के अंदर करने चाहिए थे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कौमी असम्बली से रिजाइन का जो अमल शुरू हुआ था उसमें इमरान खान साहब को क्या मिला? और सबसे अहम बात के सूबों के अंदर उनकी हुकूमतें थी। कल एक उनके सूबाई प्रोविंशियल मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हम तो अपनी सरकारी गाड़ियों में जा रहे थे, हमारे पास ऑफिस मौजूद थे और हम दंदना रहे थे। आज हम मुंह छुपा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जो मुंह छुपा रहे हैं तो वो किसकी वजह से छुपा रहे हैं? तो उन्होंने यकीनन अपनी लीडरशिप की तरफ इशारा किया। तो जो लीडरशिप अपनी पार्टी के दर पे हो, जो सिस्टम के दर पे हो, तो उसके बारे में दुआई की जा सकती है कि बात है कि जिस कश्ती पे वो सवार है उसी कश्ती को वो डुबोने का बायस बन रहा है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल लीडरशिप को अपने तर्ज अमल पर नजरसानी करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर फिल साहब आपका भी, दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते अब इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।